हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था आपका कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7, बिफोर वी स्टार्ट हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं इसके बारे में। बिकॉज इलस्ट्रेशन नंबर 7 में हमें क्या बनाना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं देखो, वाइल प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सब्सिडरी कंपनी आर मर्ज विद दोज ऑफ द होल्डिंग कंपनी। मैंने आपको पहले भी बताया है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या है। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट, सब्सिडरी की बैलेंस शीट, दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को मिला दो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब होल्डिंग की बैलेंस शीट में क्या होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सब्सिडरी की में क्या होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। यानी कि दोनों की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हो तो एसेट एंड लायबिलिटीज़ किसकी, सब्सिडरी की। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ किसकी, सब्सिडरी की। किससे मिला दो, आर मर्ज विद दोज ऑफ द होल्डिंग। यानी कि एसेट एंड लायबिलिटी सब्सिडरी की, एसेट एंड लायबिलिटी होल्डिंग की। ये कौन है, होल्डिंग, ये कौन है, सब्सिडरी। दोनों को मर्ज कर दो तो उसको अपन बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब आगे सुनो क्या बोल रहे हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्या, दोबारा से बोलो, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस किसका, सब्सिडरी कंपनी का। किसका, सब्सिडरी कंपनी का। किस किस के बीच में बढ़ जाएगा, होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। मतलब बोल रहे हैं ये कौन थी, अपनी सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। यानी एक तो शेयर कैपिटल में हिस्सा और दूसरा किसमें, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि प्रॉफिट्स में हिस्सा किसका होगा, दो में बढ़ जाएगा। एक आपका होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी मतलब कि ही अपना मेजॉरिटी शेयर होल्डर। मेजॉरिटी शेयर होल्डर क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि इनके पास ज़्यादा शेयर है, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर जिनके पास कम शेयर है। ठीक है, तो होल्डिंग तो अपना घर का है और माइनॉरिटी कौन है, बाहर का, इसलिए माइनॉरिटी वालों को अपन अलग से शो करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं देखो, दीज आइटम्स along with investments of holding company in shares of subsidiary company are not separately shown in consolidated balance sheet। देखो समझो मेरी बात, ये आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप, इनमें दीज आइटम मतलब ये सारी चीज़ें मत दिखाओ। कौन सी चीज़ें, ये जो अभी ऊपर हमने पढ़ी थी, देखो ये शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस किसका, सब्सिडरी कंपनी का। बोल रहे हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस किसका, सब्सिडरी कंपनी का मत दिखाओ, मत दिखाओ। क्यों ना दिखाओ, बोलो क्यों ना दिखाओ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया। तो मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। देखो आगे ही लिखा है, क्योंकि द नेट अमाउंट रिजल्टिंग, क्योंकि ये जो सारा अमाउंट है ना, ये सारा पहले से ही एडजस्ट हो गया होगा। कहाँ कहाँ, देखो शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आपने इससे पहले जितने भी इलस्ट्रेशन करे हैं उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। तो माइनॉरिटी का क्या क्या इंटरेस्ट होता था बताओ, माइनॉरिटी का शेयर कैपिटल में हिस्सा होता था और माइनॉरिटी का रिजर्व एंड सरप्लस में होता होगा। ठीक है, होता है। तो माइनॉरिटी जब इंटरेस्ट अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो उसमें शेयर कैपिटल का भी हिस्सा आ जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस का। यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट से सब्सिडी का शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर शो हो रहा होगा ऑलरेडी। तो हम क्यों अलग से दिखाएं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपकी गुडविल का ही दूसरा नाम होता है। ये किसकी होती है गुडविल, आपकी होल्डिंग कंपनी की। जब वो शेयर्स एक्वायर करती है सब्सिडरी कंपनी की तब हम इसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल को। गुडविल में बताओ क्या क्या होता है। गुडविल में भी आपकी शेयर कैपिटल याद होगा आपको, नीचे हम लिखते थे उसका शेयर कैपिटल में हिस्सा होगा और रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्री एक्विजिशन में।
तो यानी शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में भी एडजस्ट हो जाएगा। तो जब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के टुकड़े जो है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस किसके, सब्सिडरी कंपनी के, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस सब्सिडरी कंपनी के जो टुकड़े टुकड़े हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं किस किस के नाम से, बोलो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के नाम से। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस सब्सिडरी कंपनी के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अलग से दिखाएं, नहीं तो डबल नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना, क्योंकि पहले ही हमने शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पर दिखा रखे हैं। और देखो यहाँ पे प्री एक्विजिशन तो हो गया था गुडविल में, पोस्ट एक्विजिशन जो है वो कहाँ आएगा, पोस्ट एक्विजिशन जो है वो यहाँ पर होल्डिंग के प्रॉफिट में दिख रहा होगा। देखो लिखा है होल्डिंग कंपनी शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा वो आपके होल्डिंग के प्रॉफिट में दिख रहा होगा, और उसको हम मर्ज किसके साथ कर देंगे, सब्सिडरी के साथ। ठीक है, तो इसलिए हम शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस सब्सिडरी कंपनी का अलग से नहीं दिखाते, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन नामों से टुकड़ों टुकड़ों में दिख रहा होता है। ठीक है, नहीं तो डबल डबल नहीं हो जाएंगे, इसलिए वो बोल रहे हैं वो ऑलरेडी नेट अमाउंट जो है उसका रिजल्ट पहले ही दिखता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। उन्होंने यही बोला था दीज आइटम्स, यानी कि दीज आइटम का मतलब है यहाँ पर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस सब्सिडरी कंपनी का। अलॉन्ग विद एक और चीज़ बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, मतलब दीज आइटम का मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये तो दिखाए नहीं जाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, ये तो नहीं दिखाए जाएंगे। इनके साथ साथ एक और चीज़ भी नहीं दिखाई जाएगी। तो पहले मुझे ये बताओ, ये आपको क्लियर हुआ ये क्यों नहीं दिखाएंगे, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस सब्सिडरी कंपनी के क्यों नहीं दिखाएंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ पे टुकड़ों में दिख चुका है। दूसरी चीज़ बोल रहे हैं साथ के साथ हम ये भी नहीं दिखाएंगे, एक और चीज़ नहीं दिखाएंगे। कौन सी चीज़, देखो कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। देखो होल्डिंग कंपनी की इस तरीके से बैलेंस शीट होगी, ठीक है, लायबिलिटीज़ और आपके एसेट में दिख रहा होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है किस में, सब्सिडरी में। इन्वेस्टमेंट आपने सब्सिडरी में कर रखी है, यानी कि उसके शेयर्स खरीद रखे हैं, और यही चीज़ सब्सिडरी में दिख रहा होगा उसके शेयर कैपिटल। ये रही सब्सिडरी की बैलेंस शीट, लायबिलिटी और एसेट। सब्सिडरी कंपनी की जो लायबिलिटी है वहाँ पे दिख रहा होगा शेयर कैपिटल। तो ये शेयर कैपिटल जो है ये शेयर से वो खरीदे किसने, होल्डिंग ने, यानी कि ये आपके जो है यहाँ से कट जाएंगे, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ दिख रही है, आपकी शेयर कैपिटल में। और जो सब्सिडी की शेयर कैपिटल है वो ऑलरेडी क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो हो रही है टुकड़ों टुकड़ों में। तो हमें ज़रूरत नहीं है किसकी, होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट को दिखाने के लिए। क्यों, क्योंकि वही आपकी सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है, दोनों एक ही बात है। होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट और सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल एक ही बात है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने किस में इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, ये कहीं लिख दूँ ये वाली बात, देखो होल्डिंग कंपनी और आपकी सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी में जो यहाँ पर बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये शायद मैं आपको पहले भी बात बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में, शायद रिवीजन वगैरह में, कंप्लीट रिवीजन में। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो यही चीज़ यहाँ दिख रही होगी किसमें, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, यहाँ पे दिख रहा होगा शेयर कैपिटल। और ये जो शेयर कैपिटल है वो किसने खरीदी है, होल्डिंग कंपनी ने। तो ये दोनों बात एक ही है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट जो करा है सब्सिडरी कंपनी में वो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, नहीं तो ये तो बेमतलब का शो ऑफ दिख जाएगा
कि भाई हमारे पास इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है, पर पता चला कि वो जो इन्वेस्टमेंट कहाँ है, वो खुद के बच्चे में है। खुद का बच्चा मतलब सब्सिडरी कंपनी। तो तुमने बाहर थोड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करी है जो अपने आप को शो ऑफ कर रहे हो। तुमने कोई बाहर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी है जो अपने आप को शो ऑफ कर रहे हो। तुमने अपने ही बच्चे यानी कि सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है। तो उम्मीद है मैंने आपके जो 10 मिनट लिए वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे और उसमें आपको अच्छे से ज्ञान मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन सब से मैं आपको बताना क्या चाहती थी कि देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी कि माइनॉरिटी का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि शेयर कैपिटल में होता है, प्रॉफिट्स में होता है माइनॉरिटी का इंटरेस्ट, चाहे वो प्री एक्विजिशन हो या पोस्ट एक्विजिशन। तो माइनॉरिटी का 3 चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। किस किस में? शेयर कैपिटल में, प्रॉफिट चाहे वो प्री एक्विजिशन हो या पोस्ट एक्विजिशन हो, सब में। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के भी हमें प्री एक्विजिशन निकालना पड़ेगा और पोस्ट एक्विजिशन। कुल मिला के जो बात है, हमें प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है उनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप फटाफट आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। किस किस की? बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड, ड्रॉन अपॉन 31 मार्च 2017। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है हमें प्रिपेयर करनी है, हैविंग रिगार्ड टू द फॉलोइंग। ठीक है, ये दोनों एडजस्टमेंट भी दे रखी हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट है? रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट 25,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तब की। कितने खरीदे? 80%। ठीक है, यानी कि माइनॉरिटी ने कितने हो गए? 20%। अगर एच लिमिटेड ने, होल्डिंग कंपनी ने, मेजॉरिटी ने कितने खरीदे? 80%। तो माइनॉरिटी ने कितने खरीदे होंगे? बोलो, 20%। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। कब खरीदे? ऑन 1 अप्रैल 2016। तो जब इसने ये खरीदे थे तब 25,000 और 15,000 जो थे वो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था। और हमें जो बैलेंस शीट दे रखी है वो कब की दे रखी है? 31 मार्च 2017 की। अब हमें ये पता करना है इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया। ठीक है, तो आप फटाफट आते हैं अपनी सॉल्यूशन बुक पर। तो सॉल्यूशन बुक में लिख दीजिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर का नाम इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाएंगे, क्योंकि वर्किंग नोट जब हम अच्छे से बना लेते हैं तो हमें बैलेंस शीट बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। तो एक एक करके वर्किंग नोट नंबर 1 मेरे साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 है आपका प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स के बारे में। पहले हम देख लें प्री कौन से हैं और पोस्ट कौन से हैं। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है प्री और पोस्ट से कितने बड़े हमारे जो जंजाल है वो सब सुलझ जाएंगे। कौन कौन से? जैसे कि आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल वगैरह। तो आओ तो देख लेते हैं, देख लेते हैं प्री और पोस्ट कौन कौन से हैं। तो टोटल रिजर्व्स, और इधर अपन लिख लेते हैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो टोटल देख लेते हैं। टोटल हमें कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट से मिल जाएगा। एस लिमिटेड के रिजर्व एंड सरप्लस को छेड़ना है। देखो रिजर्व कितने दे रखे हैं? 75,000, क्योंकि ये एंड की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017 की। तो यहाँ पर हमें टोटल पता चल जाएंगे। टोटल कितने दे रखे हैं? 75,000। पी एंड एल अकाउंट में देखो टोटल कितना दे रखा है? 25,000। क्योंकि ये साल के अंत के दे रखे हैं इसलिए ये क्या है? टोटल 25,000। अब इसे टोटल को क्या करना है? हमें प्री और पोस्ट में करना है। तो देखो उसने 1 अप्रैल को खरीदे थे और 31 मार्च की हमें बैलेंस शीट दे रखी है। उसने कब खरीदे थे? 1 अप्रैल 2016। हमें बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017। यानी कि हमें यहाँ के पता है कि टोटल रिजर्व कितने हैं? कितने हैं? 75,000 और 25,000। और हमें ये भी पता है कि प्री कितने हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को रिजर्व
कितने थे और प्रॉफिट कितने थे, ये हमें पता है। देखो कहाँ पता है, यहाँ पर इन्होंने बोला था 1 अप्रैल 2016 को कितने कितने हैं, 25,000 रिजर्व है और 15,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, यानी हमें प्री पता है 25,000 है और ये कितना है अपना 15,000, यानी कि हमें प्री पता है। तो देखो हमें बताया गया कि रिजर्व्स 25,000 हैं कब, स्टार्टिंग में, और एंड में कितने हैं 75,000। 25,000 कब थे स्टार्टिंग में और एंड में कितने हो गए 75,000। अब मुझे कोई ये बताओ कि ड्यूरिंग द ईयर मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कमाया। मैंने अगर बोलूँ कि मैंने आपको 25,000 दिए और आपने मुझे साल के अंत में 75,000 दिए, तो मुझे पता करना है कि आपने कितने कमाए। आपने मुझे कितने दिए 75,000 साल के अंत में कमा कर, और मैंने आपको स्टार्टिंग में कितने दिए थे 25,000, यानी कि आपने कितने कमाए बोलो 50,000। तो 50,000 कौन सा हो गया आपका पोस्ट एक्विजिशन, यानी कि एक्विजिशन के बाद जो कंपनी ने कमाया है, एक्विजिशन के बाद जो कंपनी ने कमाया है वो कितना है 50,000। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही है। 1 0 कौन खा गया यहाँ से है, आप लोगों को बड़ी भूख लग रही है। अब देखो इसी तरीके से P&L अकाउंट पे, P&L अकाउंट में साल के अंत में कितने हैं 25,000, 31 मार्च को कितने हैं 25,000, और स्टार्टिंग में कितने थे वो भी हमें पता है कितने 15,000। तो मैंने आपको 15,000 स्टार्टिंग में दिए थे और आपने मुझे साल के अंत में 25,000 दिए। साल के अंत में आपने मुझे कितने दिए 25,000 और मैंने आपको कितने दिए थे 15,000। तो आपके कितने कमाए, आपने कितने कमाए, आपने 25 में से 15 गए 10,000 कमाए। स्टार्टिंग में थे 15,000, साल के अंत में 25,000, तो ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए, ड्यूरिंग द ईयर कितने कमाए हमने, यहाँ पर कमाए होंगे हमने 10,000 10 के, मतलब 10,000 हमने जो है वो कमाए होंगे ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक्विजिशन के बाद, इसलिए हम इसे बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर लिया, हमें पता चल गया कि प्री कौन सा है और पोस्ट कौन सा है। हमें पूरे अंत तक का साल का दे रखा था और प्री हमें दे रखा था, तो हमने पोस्ट निकाल लिया कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कमाया। इसी तरीके से प्रॉफिट्स हमें साल के अंत के दे रखे थे, एंड में कितने हैं, और साल के स्टार्टिंग के दे रखे थे, तो हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया हमने वो निकाल दिया। और जो ड्यूरिंग द ईयर कमाया है वो एक्विजिशन के बाद कमाया है, एक्विजिशन के बाद कमाया है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। वर्किंग नोट नंबर 1 समझ में आया, तो आगे बढ़ें। चलो वर्किंग नोट नंबर 2, अगर वर्किंग नोट नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो आगे कर लो, बिकॉज इसी के आगे जो है वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इसी से। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में है आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को हम बांटेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक है, क्या बांटेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। आगे लिख लेते हैं अलोकेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो हमें पता करना है प्री एक्विजिशन कितना है। तो देखो ये कौन दिख रहा है अपना प्री, ये कौन दिख रहा है प्री, उठा लो इन्हें, प्री को उठा लो, कितने हैं रिजर्व्स में है 25,000। अब हमें रिजर्व और P&L नहीं देखना, अब हमें क्या देखना है प्री। तो प्री कितना है, देखो एक यहाँ से उठाया एक यहाँ से, रिजर्व्स में प्री कितना है 25,000 और P&L अकाउंट में प्री कितना है बोलो 15,000। तो टोटल प्री कितने हो गए आपके 40,000, यानी कि 40,000 जो है वो हमारे हो गए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो हमारे निकल चुके हैं। अब हमें इसे क्या करना है, एलोकेट करना है। तो किस किस के बीच में एलोकेट करेंगे हम, ये सब्सिडरी के प्रॉफिट्स हैं आपके, तो सब्सिडरी के प्रॉफिट्स आपके 2 जनों में बढ़ते हैं। एक बढ़ता है 80% मेजॉरिटी के हाथ में, यानी अपनी होल्डिंग कंपनी के,
और ये बात भूल तो नहीं गए, देखो बुक में ही लिखा था होल्डिंग के पास कितने हैं, 80%। तो बचा कुचा माइनॉरिटी के पास होगा, यानी कि 20% किसके पास होगा, आपका माइनॉरिटी का। तो 40,000 का अगर आप 80% करें तो 4 8 जा 32,000 और 4 2 जा 8, यानी कि 8,000 हो गया मेजॉरिटी का। तो प्री एक्विजिशन के दो टुकड़े, एक होगा मेजॉरिटी का, एक होगा माइनॉरिटी का। मेजॉरिटी को मिले 32,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में और माइनॉरिटी को मिले 8,000। उम्मीद है छोटू सा था वर्किंग नोट नंबर 2, समझ में आया हो। बस हमने क्या किया, उठा के प्री को उठा लिया और प्री को बांट दिया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को बांट दिया मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के शेयर में, यानी कि 80 और 20 में। आगे चले, आ रहा है कंसोलिडेशन समझ में? चलो अच्छी बात है। वर्किंग नोट नंबर 3 पर पहुंचते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3। अब हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स तो कर लिए, अब हमारा कौन रह गया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स करने से पहले थोड़ी सी कुछ एडजस्टमेंट है, वो देख लेते हैं। पहला वाला तो हो गया आपका। सेकंड देखो, मशीनरी बुक वैल्यू 1 लाख की थी, ठीक है, और जो फर्नीचर था उसकी बुक वैल्यू थी 20,000। मशीनरी 1 लाख की थी और फर्नीचर कितने का था, 20,000 का, ठीक है। ऑफ एस लिमिटेड के थे दोनों के दोनों, यानी मशीनरी और फर्नीचर पर रीवैल्यूड, उनको रीवैल्यूएशन किया गया और जो आपका मशीनरी थी 1 लाख की वो हो गई आपकी 1,50,000, यानी कि बढ़ गई। और फर्नीचर जो आपका था 20,000 का वो हो गया 15,000 का, यानी कि घट गए, ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखो क्या दे रखा, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन मशीनरी का है 10% और फर्नीचर का है 15%। अब हमें इसका क्या करना है, देखो इसका जो इफेक्ट आएगा वो डेप्रीसिएशन का आएगा, क्योंकि जो हमने डेप्रीसिएशन लगाया होगा वो 1 लाख पे लगाया होगा और हमें लगाना किस पे चाहिए था, 1,50,000। हमने जो डेप्रीसिएशन लगाया था वो 20,000 पे लगाया था, लेकिन हमें किस पर लगाना चाहिए था, 15,000 पर। समझ रहे हो मेरी बात? तो डेप्रीसिएशन का जो चक्कर है वो P&L अकाउंट में जो है वो दिक्कत देगा। तो चलो P&L अकाउंट को एडजस्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 अपना बनेगा, मेरे साथ लिखते जाओ, एडजस्टमेंट इन पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि अपन पोस्ट एक्विजिशन कर रहे हैं, प्री का तो हमने खेल खत्म कर दिया। पोस्ट एक्विजिशन का क्या, P&L अकाउंट। पोस्ट एक्विजिशन में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं ना, रिजर्व्स एंड P&L अकाउंट, लेकिन यहाँ पर अभी हम किसका कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं पोस्ट एक्विजिशन P&L अकाउंट। तो सबसे पहले पोस्ट एक्विजिशन का P&L अकाउंट हमें दिया कितना है, पोस्ट एक्विजिशन P&L अकाउंट अभी हमने निकाला था। P&L अकाउंट का पोस्ट कितना, 10,000, यानी आपका 10,000। अब इसमें हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, तो देखो हमने डेप्रीसिएशन किस पे लगाया होगा, 1 लाख पे, लेकिन हमें लगाना किस पे चाहिए था, 1,50,000 पे। लगा किस पर था, 1 लाख पे, लगाना किस पे चाहिए था, 1,50,000 पे, यानी कि 50,000 पे हमने डेप्रीसिएशन नहीं लगाया है। 1 लाख पे तो लगाया है, लेकिन 1,50,000 पे लगाना चाहिए था, यानी कि इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो 50,000 पे डेप्रीसिएशन मुझे लगाना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लगाया है। और रेट कैसे पता चलेगी, रेट आपको दे रखी है मशीनरी की 10%। तो सिंपल सी बात, इतनी ज़्यादा हम नाटक क्यों करें, 1,50,000 पे लगाना चाहिए था, 1 लाख पे लगाया है। हमने लगाया किस पर नहीं है, हमने 50,000 पे नहीं लगाया। तो चलो ना लगा लेते हैं फटाफट। 50,000 पे 10% लगाना है, कितना, 5,000। तो पहले डेप्रीसिएशन कम लगाया था, 50,000 पे और लगाना है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, डेप्रीसिएशन लगाएंगे ज़्यादा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, इसलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं, लेस।
को क्या कर रहे हैं, लेस। तो लिखते हैं चलो, लेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, किस पे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑन रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट मतलब हमें किस पे लगाना चाहिए, 1,50,000 पे, तो हमें 50,000 से और लगाना चाहिए, इसलिए हमने 50,000 पे 10% यानी कि 5,000 जो है वो और लगा दिया। और लगा दिया, और मतलब ज़्यादा लगा दिया, तो उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, इसलिए 10,000 माइनस 5,000। अब देखो फर्नीचर की क्या बात हुई। अब फर्नीचर देखो, फर्नीचर में उल्टा है, मतलब हमने लगाया किस पर होगा, 20,000 पे, लेकिन हमें लगाना किस पे चाहिए था, 15,000 पे। तो हमें लगाना किस पे चाहिए, 15,000 पे, लेकिन हमने लगा किस पे दिया होगा, 20,000 पे। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 15,000, पहले कितनी थी, 20,000, यानी कि 5,000 से ये क्या हो गया है, कम। ठीक है, देखो हमने लगाना किस पे चाहिए था, 15,000 पे, लेकिन लगा किस पे दिया है, 20,000 पे। किस पे लगा दिया है, 20,000 पे। मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो हमने जो 5,000 है उस पर ज़्यादा लगा दिया है गलती से, क्योंकि लगाना किस पे चाहिए था, 15 पे, लेकिन लगा किस पे दिया है, 20 पे। तो 5,000 पे हमने ज़्यादा लगा दिया है, जो कि हमें लगाना नहीं चाहिए था। तो ये जो 5,000 जो अमाउंट है, इसका जो डेप्रीसिएशन है, पहले डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,000 तो ये फर्नीचर की वैल्यू है, डेप्रीसिएशन कितना है, 15%। ये कैसे पता चला मुझे, यहाँ दे रखा है। तो लगाना किस पे चाहिए था, 15,000 पे, लेकिन लगा किस पे दिया, 20,000 पे। कितना, 15%, यानी आपका 750 जो है, 5,000 पे मैंने 15% से जो 750 है वो पहले लगा दिया था, लेकिन वो मुझे लगाना नहीं था, इसलिए अब मैं उसको कर दूंगी प्लस, क्योंकि वो जो डेप्रीसिएशन मैंने लगा दिया है वो मुझे लगाना नहीं चाहिए था। तो लिखो यहाँ पर एक्सेस डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज नाउ रिवर्स, मतलब अब अपन क्या कर रहे हैं, उसे रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने उसको माइनस कर दिया होगा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसे प्लस, क्योंकि पहले हमने 5,000 से डेप्रीसिएशन ज़्यादा लगा दिया था, जो कि लगाना नहीं चाहिए था, इसलिए अपन क्या करते हैं, आप उसको पहले हमने उससे माइनस किया होगा, अब अपन उसे उल्टा कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं, गलती अपनी सुधार रहे हैं, तो अपन उसको कर देंगे प्लस। तो ये आपको माइनस करना है, ये प्लस करना है, तो आपका जो है P&L अकाउंट सही निकल आएगा। तो 10,000 प्रॉफिट में माइनस 5,000, क्योंकि हमने और डेप्रीसिएशन लगाया है, प्लस 750, तो ये आपका आ गया 5750। दिख रहा है वर्किंग नोट नंबर 3 पूरा कितना आ गया, बोलो, 5750। ये आपके जो P&L अकाउंट है पोस्ट का, उसमें एडजस्टमेंट हो गई है। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 4। तो वर्किंग नोट नंबर 3 आपको समझ में आया। एक बार हमने कम डेप्रीसिएशन लगाया था, तो हमने उस पर ज़्यादा लगा दिया। एक पर हमने पहले ही ज़्यादा लगा दिया था, लेकिन हमें लगाना नहीं चाहिए था, यानी कि हमें वो माइनस नहीं करना चाहिए था, इसलिए अपन ने अब वो प्लस करके अपनी जो गलती है वो सुधार ली है, प्लस करके गलती सुधार ली। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 4 पर। वर्किंग नोट नंबर 4 क्या है आपका, जिसका हमें इंतज़ार था, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, यानी कि अब हम एलोकेशन किसका करेंगे, पहले हमने किया था प्री का, अब अपन करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को बांटेंगे, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में क्या क्या आता है, दो चीज़ें, एक P&L और एक आपका रिजर्व। P&L अकाउंट कितना है आपका, आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, P&L अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट, जो कि अपन ने कहाँ निकाला है, वर्किंग नोट नंबर 3 में। अभी तो निकाला वर्किंग नोट नंबर 3 में, एडजस्टमेंट निकाल ली ना P&L अकाउंट की, कितनी आई बोलो, 5750। बिना एडजस्टमेंट के था 10,000, लेकिन एडजस्टमेंट से कितना हो गया,
5750 एडजस्टमेंट हमने कर दी उसमें। और रिजर्व्स, पोस्ट के रिजर्व्स बताओ कितने? पोस्ट के रिजर्व्स ये रहे, रिजर्व्स किसके? पोस्ट के। पोस्ट के कितने? 50,000। 50,000 है, हाँ। ये हमने कहाँ पर कैलकुलेट किया था? वर्किंग नोट नंबर 1। तो इसका भी हम रेफरेंस दे देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 50,000। तो दो चीज़ें आ गई आपकी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। कौन कौन? एक आपका रिजर्व्स और एक आपका P&L अकाउंट। आराम से बेटा, आराम से, शांति। 50,000 रिजर्व्स और 5750 आपका एडजस्टेड P&L अकाउंट, यानी कि टोटल आ गया आपका 55,750। कितना आ गया? 55,750। अब हमारा जैसे कि वर्किंग नोट नंबर, एक सेकेंड, वर्किंग नोट नंबर 4 का नाम था डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आओ इसे फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अपना कितना है? 55,750, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। उसको अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक आपका मेजॉरिटी के बीच में, जिसके पास 80% शेयर है, और दूसरा आपका माइनॉरिटी, जिसके पास कितना शेयर है? 20%। तो लगाओ फटाफट, उठा लो अपना शस्त्र। 55,750 में 80% कितना आया? 44,600। और आपका 55,750 में 20% कितना आया? 11,150 माइनॉरिटी का। ठीक है, तो लो जी भैया, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का जो है अलोकेशन हो गया है वर्किंग नोट नंबर 4 तक। अब आते हैं अपन वर्किंग नोट नंबर 5। वर्किंग नोट नंबर 5 किसके बारे में? आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन के टाइम पे जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसके बाद रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसको अपन क्या मानते हैं? बोलो, ये तो आपको पता होगा। इसको अपन मानते हैं ट्रीटेड एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को क्या मानते हैं? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ट्रीटेड एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। कितना हुआ है देखो, एक हुआ था आपका मशीनरी पर, प्रॉफिट ऑन मशीनरी, क्योंकि मशीनरी की जो वैल्यू थी आपकी वो बढ़ गई थी ना, इसलिए प्रॉफिट ऑन मशीनरी। मशीनरी अब आपकी हो गई 1,50,000 की, पहले कितने की थी? 1 लाख की। तो यानी कि 50,000 से क्या हो गया आपका? प्रॉफिट। साफ साफ दिख रहा था ये तो। और आपको फर्नीचर में क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पहले था अब हो गया आपका 15,000 का, पहले था 20,000 का, यानी कि 5,000 से हो गया आपको लॉस। तो सेकेंड एडजस्टमेंट में ये तो साफ क्लियर दिख रहा था कि मशीनरी पे हुआ है प्रॉफिट 50,000 का, क्योंकि पहले 1 लाख की थी, अब 1,50,000, यानी कि 50,000 से प्रॉफिट। फर्नीचर जो था वो पहले 20 का था, अब 15 का हो गया, यानी कि 5,000 का हो गया फर्नीचर पर लॉस। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए इफेक्टिवली, तो रीवैल्यूएशन के टाइम पर ये दोनों चीज़ें रीवैल्यूड हुई थी। तो रीवैल्यूएशन के टाइम पे प्रॉफिट कितना हुआ? तो रीवैल्यूएशन के टाइम पे प्रॉफिट हुआ आपका 50 में से 5 गए आपका 45,000। 45,000 क्या है आपका? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को कैसे ट्रीट किया जाता है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो इसको भी अपन बांट देंगे किस किस के बीच में? बोलो, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। मेजॉरिटी का शेयर है आपका 80% और माइनॉरिटी का शेयर है आपका 20%। तो चलो उठाते हैं अपना कैलसी। 45,000 का 80%, 36,000, 36,000। 45,000 का 20%, 9,000, 9,000। तो हमने रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है उसको भी बांट दिया। तो प्री पोस्ट का खेल हो गया है ख़त्म। अब हमने ये प्री और पोस्ट इतना सब कुछ क्यों किया था? ताकि जो है
माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का प्रॉफिट में हिस्सा होता है, चाहे वो प्री हो या पोस्ट हो। तो आओ आओ यारो, फटाफट से, इतना समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट पे बढ़े। अब आ जाते हैं अपन वर्किंग नोट नंबर। बस 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 वर्किंग नोट की ही कहानी है, बैलेंस शीट बहुत ही आसान बनने वाली है। लास्ट वर्किंग नोट देखना क्या बनाया था, 5th था शायद, है ना। तो 6th बनेगा आपका। 6th बनाएगा किससे रिलेटेड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट किस किस में होता है, सबसे पहले कैपिटल में और दूसरा प्रॉफिट्स में। माइनॉरिटी का कितना शेयर है, 20%। तो 20% इसका जो है हिस्सा हो जाएगा आपका पेड अप शेयर कैपिटल किसकी, ऑफ सब्सिडरी। तो शेयर कैपिटल की, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल देखते हैं कितनी है। ये है आपकी सब्सिडरी एस लिमिटेड और इसकी जो शेयर कैपिटल है वो कितनी है, 1 लाख रुपीज़। इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख है। इसका जो शेयर है वो 20% है, यानी कि आपका इंटरेस्ट आ गया 20,000। तो माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है, 20,000। और क्या क्या मिलेगा माइनॉरिटी को, और मिलेगा आपका प्रॉफिट में हिस्सा। तो प्लस 20% उसको मिलेगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में, प्लस मिलेगा 20% उसको, हर किसी में 20% उसका अपना शेयर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, प्लस उसे मिलेगा 20% रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जैसे ट्रीट किया जाता है। हो गया। अब ये लिख तो दिए, इसके अमाउंट कहाँ से आएंगे, अमाउंट आएंगे जादू से, जो कि हमने पहले मेहनत की थी उसके जादू से। तो देखो हमें क्या चाहिए पहले बताओ, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 20%। कहाँ है जादू, आ गया। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 20%, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 20% कितना है, 8,000। वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस दे देंगे। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 20% वर्किंग नोट नंबर 2 में कितना आया, 8,000। देखा जादू, ये हमारी मेहनत का जादू है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट देखते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मिल गया मुझे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 20%, ये कौन सा है, वर्किंग नोट नंबर 4। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 20% कितना है, 1150। ये कहाँ से आया आपका, वर्किंग नोट नंबर 5 से। अब 20% किसका, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का 20% आया है आपका 9,000। कौन सा वर्किंग नोट है, 5। अरे इससे पहले भी तो 5 था, ये क्या हुआ, ये आपका 4 था। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या था, 4। ये गलती से लिख दिया, कितना है, 4। तो रेफरेंस सही देना, ठीक है। तो इसका हिस्सा होगा आपका शेयर कैपिटल में, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, और यहाँ पे हमने लिखा नहीं, और आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में। तो सब में इसका जो हिस्सा है वो आ चुका है, बस हमें इससे सारे जो हिस्से हैं वो कैलकुलेट करने हैं और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। शेयर कैपिटल में किसका कितना है, 20,000। प्री एक्विजिशन में कितना है, 8,000। पोस्ट एक्विजिशन में कितना है, 1150। रिवैल्यूएशन में कितना है, 9,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया आपका 48,150। उम्मीद है माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, बस हिस्सा शेयर कैपिटल में और प्रॉफिट में।
प्रॉफिट चाहे प्री हो, पोस्ट हो या रिवैल्यूएशन, उसका हिस्सा 20% तो हर किसी में बनता है। तो वर्किंग नोट नंबर 6 हो गया अपना। अब आते हैं अपन वर्किंग नोट नंबर 7 पर। वर्किंग नोट नंबर जो 7 है वो है आपका गुडविल, क्योंकि ये लास्ट है, बस माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लिया, गुडविल और निकाल लो, सो ये आपका हो जाएगा। अब गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व ये तो हमें पता नहीं, इससे पहले इलस्ट्रेशन की है ना, पता ही एंड में पता चलता है कि गुडविल निकली या कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो भी निकलेगा वो एंड में पता चलेगा, लेकिन ये निकलेगा कैसे, इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है। क्या क्या? एक कितने का पड़ा और दूसरा कितना मिला। ये आपको याद होगा, मैंने बहुत ही इलस्ट्रेशनों में ऐसे कराया है, कितने का पड़ा और कितना मिला। तो सबसे पहले कितने का पड़ा ये कैसे पता चलेगा? होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में झांक के आएंगे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है। तो जितनी इन्वेस्टमेंट करी होगी माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट होगी, जो कितने का पड़ा वो हमें पता चल जाएगी। अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ चला है? चलते हैं एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में और झांक के आते हैं उनका इन्वेस्टमेंट। ये देखो क्या लिखा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, किसमें? शेयर्स इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है कितनी? 800 शेयर है, 200। कितने में करी है इन्होंने? 1,60,000, यानी कि इन्होंने कितने की खरीदी होगी? 1,60,000। प्री एक्विजिशन डिविडेंड के बारे में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। तो 1,60,000 में से 0 गए, ये आपका आ गया 1,60,000, यानी कि मुझे कितने का पड़ा ये बताओ, कितने का पड़ा? 1,60,000। अब इसके बदले में मुझे क्या क्या मिला, तो मुझे क्या क्या मिला, तो उसके लिए अपन निकालते हैं नेट एसेट, जैसे कि आपको पता है। तो नेट एसेट निकालने के दो तरीके हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी, या फिर शेयर कैपिटल और प्रॉफिट्स को उठा लो, बात सेम ही रहेगी। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी 3-4 बार बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे इतनी उतनी चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, किस किस में हिस्सा होगा बोलो? 80% शेयर में। 80% शेयर किस में? शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी की शेयर कैपिटल, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में जाओ और झांक के आओ कि सब्सिडरी की बैलेंस शीट आपको दिखेगी 1,00,000 शेयर कैपिटल, और 1,00,000 में हमारा हिस्सा कितना है? 80%। तो हमें शेयर कैपिटल कितनी मिलेगी? 80%, मतलब 80,000। 20,000 तो माइनॉरिटी को मिल गई ना, 80,000 प्लस हमें क्या मिलेगा? शेयर कैपिटल के साथ साथ हमें मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस। क्या मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस। तो 80% शेयर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में। ये कहाँ से आएगा? तो देखो, ये भी आपका जादू से आएगा, मेहनत की जादू से। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 2 में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना था? 80% था आपका 32,000, यानी कि 32,000। तो एक तो शेयर कैपिटल में हिस्सा मिल गया, दूसरा 32,000 आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में मिल गया। रेफरेंस के लिए डाल दो वर्किंग नोट नंबर 2। अगर दिख ना रहा हो तो जूम कर दूं क्या? ठीक है, और क्या मिलेगा बोलो? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का भी तो 20% करना है, क्योंकि वो भी तो हम क्या ट्रीट करते हैं? प्री एक्विजिशन। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का आपका 20 नहीं 80, मेजॉरिटी का कितना हिस्सा है? 80%। ये भी कहाँ से लाएंगे? जादू से। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ये रहा। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने वर्किंग नोट नंबर 5 में जो बांटा था, मेजॉरिटी का हिस्सा था आपका 36,000। कितना था? 36,000।
ठीक है, ये लाएंगे हम वर्किंग नोट नंबर कौन सा लाए हैं, 5 से। तो ऐसे नहीं वैल्यू डाल दो, वो सोचें पता नहीं कहाँ से ले आए, सच में जादू से तो नहीं लेके आए, जादू से लाए हैं पर अपनी मेहनत की जादू से। ठीक है, आओ फटाफट कैलसी आ जाओ बेटा, तुम्हारा टाइम आ गया। क्या क्या मिला बोलो उसे, 80,000 शेयर कैपिटल, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में 32,000, और आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वो भी क्या है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो 36,000। शेयर कैपिटल में 80,000 मिला इसे, 32,000 प्री एक्विजिशन में, प्लस 36,000 इसे मिला रिवैल्यूएशन में, यानी कि टोटल इसे कितना मिला हिस्सा, 1,48,000। तो मेरे को शेयर इन्वेस्टमेंट पड़ी कितने की थी, शेयर कितने का पड़ा था, 1,60,000, बदले में मुझे कितना मिला, 1,48,000। मतलब मैंने ज़्यादा पैसे दिए, 1,60,000 दिए, तब जाके मुझे 1,48,000 की मिली, यानी कि 12,000 आ गई अपनी गुडविल। क्योंकि ज़्यादा पैसे दिए ना, कम पैसे दिए होते और ज़्यादा मिलता तो वो हमारा फ़ायदा होता, रिजर्व तो कैपिटल रिजर्व में जाता, लेकिन हमने ज़्यादा पैसे दिए तो यहाँ पर क्या आया, गुडविल 1,60,000। ठीक है, तो गुडविल आपकी निकल गई, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल गया, मतलब वर्किंग नोट हमारे सारे कंप्लीट हो गए। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए हम जो बैलेंस शीट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया हो, बहुत सारे वर्किंग नोट थे, 7 वर्किंग नोट हमने बनाए, लेकिन इन वर्किंग नोट से ना हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत आसान होने वाली है। अगर आपको कोई भी वर्किंग नोट समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।